हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। 11th और 12th दोनों क्लासेज में कॉमन टॉपिक है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने वृक्क की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात की थी, है ना। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वृक्क। 1 पेयर किडनी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी, कॉर्टेक्स मेडुला और रीनल पिरामिड्स, है ना, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। अब इसके अलावा कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं, सहायक उत्सर्जी अंग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सहायक जो उत्सर्जी अंग हैं उनमें आप देखें यूरिटर यानी कि मूत्रवाहिनी, ठीक है। आपने जो फर्स्ट वीडियो के अंदर एक हमने उत्सर्जी तंत्र का डायग्राम बनाया था, उसमें हमने लेफ़्ट और राइट किडनी बनाई थी। और मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि वो हमने लेफ़्ट और राइट किडनी इस तरीके से बनाई और इन दोनों किडनीज़ में से यूरिटर निकल के आ रहा था, यानी कि मूत्रवाहिनी निकल के आ रही थी। और ये जो मूत्रवाहिनी है ये खुल रही थी मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में। ये कि पेशी नली का होती है ना, यानी कि लेफ़्ट यूरिटर और राइट यूरिटर, क्योंकि 2 किडनी हैं तो 2 मूत्रवाहिनी होंगी। ये पेशी नली है, इसमें क्रमाकुंचन होता है, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन का बहाव है, ठीक है ना, उसका जो फ्लो है वो बना रहेगा। एक बात हो गई ये। सेकंड जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सहायक उत्सर्जी अंग, वो है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। ये एक थैलेनोमा स्ट्रक्चर है, जैसे नाम से स्पष्ट, ब्लैडर जस्ट लाइक ए थैला, ब्लैडर, ठीक। इसकी जो वॉल है वो 3 लेयर्ड वॉल है। जो सबसे बाहर की जो परत होती है उसको पेरिटोनियम कहेंगे, बीच का जो स्तर है उसको पेशी स्तर कहेंगे, और जो इंटरनल लेयर है उसको म्यूकोसा कहा जाएगा। जो किडनी के अंदर जो यूरिन बनेगा वो थ्रू द यूरिटर के द्वारा कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाएगा। एक बार में अबाउट 700 to 800 ml यूरिनरी ब्लैडर स्टोर कर सकता है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो आंशिक ऐच्छिक होती हैं, यानी कि जो यूरिन का डिस्चार्ज है वो कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर संपर्क में रहता है यूरिथ्रा के, मूत्र मार्ग के, ठीक है। तो जो अगला सहायक उत्सर्जी अंग है वो है मूत्र मार्ग। मेल और फीमेल के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिथ्रा है, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। मेल के अंदर अबाउट 12 to 20 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, और जो फीमेल है उसके अंदर जो यूरिथ्रा है वो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। अब जो मेल हैं, मेल में जो यूरिथ्रा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होके निकलता है उसको तो प्रोस्टेट मार्ग कहा जाता है, ठीक है ना। अब प्रोस्टेट और पेनिस के बीच का है उसको मेम्ब्रेनस ट्रैक कहा जाता है, झिल्लीय मार्ग कहा जाता है। और जो तीसरा है जो पेनिस के थ्रू निकलता है ना, उसको शिश्नीय मार्ग कहा जाता है। अब ये 3 भागों में बट गया पूरा की पूरा। ये इतना लंबा जो ट्रैक है जो यूरिथ्रा है ये इस तरीके से है कि एक तो प्रोस्टेट से होके जो निकल रहा है, आपने उस डायग्राम में देखा था जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ऑफलाइन पढ़ाया था, तो उसमें जस्ट मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड थी, ठीक है ना। और उस प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकल रहा था जो मार्ग, उसको हम प्रोस्टेट मार्ग कहेंगे। इसके बाद का झिल्ली मार्ग आ गया, इसके बाद में पेनिस स्टार्ट हो गया, तो पेनिस के बीच में से जो निकल रहा है ना, यानी कि स्पंजियोसम टिश्यू से घिरा हुआ जो यूरिन का जो मार्ग है उसको हम शिश्नीय मार्ग कहेंगे। तो ये बात हमारी हो गई थी सहायक उत्सर्जी अंगों के बारे में। तो किडनी और जो सहायक उत्सर्जी अंग हैं ये सभी मिलकर मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। और उत्सर्जी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये शरीर को
शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थों में जो यूरिन बनेगा वो तो किडनी में बनेगा, मैंने आपको बता दिया था, और जो यूरिया का फॉर्मेशन होगा वो होगा लिवर में, ठीक है ना। अब जो वृक्क है ना, जो किडनी है, किडनी की स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से देखी थी कि किडनी एक सेम के बीच के आकार की स्ट्रक्चर है, ठीक। ये किडनी है। किडनी में जो परिधीय भाग है ये वाला, ये आपके कॉर्टेक्स, और जो इंटरनल पार्ट था ये था आपके मेडुला, ठीक है ना। अब इस किडनी के अंदर हेयर पिन के जैसी 10 से 12 लाख एक किडनी के अंदर सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक। यह एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। मैंने यहाँ डॉट डॉट लाइन की हुई है बीच में, तो आप ऐसा मान के चलें, इससे ऊपर वाला भाग क्या है, कॉर्टेक्स, और इससे नीचे वाला भाग है मेडुला। यानी कि कॉर्टेक्स भाग में आप देखें तो डीसीटी और पीसीटी जो हैं, यानी समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ कुंडित नलिका, और ये आपकी जो मेलपीजियन बॉडी है, ये किस पार्ट में आ रहे हैं, कॉर्टेक्स वाले भाग में आ रहे हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एक सेल होती है, ठीक है ना, इसी तरीके से एक वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में पार्ट होता है मेलपीजियन बॉडी या मेलपीजियन काय। दूसरा जो इसका पार्ट है वो नेक है, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है सीक्रेटरी ट्यूब्यूल्स, सीक्रेटरी डक्ट्स या स्रावी नलिकाएं, ठीक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस नेफ्रॉन में मेलपीजियन बॉडी की या मेलपीजियन काय की। आप यहाँ देखें, ये कप की जैसी जो स्ट्रक्चर है, इसको बॉमन कप या बॉमन कैप्सूल कहा जाता है। बॉमन किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। बॉमन कैप्सूल, ये जो कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर है, कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको बॉमन कैप्सूल कहा जाएगा। बॉमन कैप्सूल के अंदर एक धमनी का प्रवेश करिए। आपको पता है जब धमनी छोटी होगी धमनिका बनेगी, और धमनिका और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाएगी, वाहिनियों में बढ़ जाएगी, उसको हम केशिकाएं कहेंगे, ठीक है ना, कैपिलरीज कहेंगे। तो आर्टरी आर्ट्रियोल में और आर्ट्रियोल कैपिलरीज में इस तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये अभिवाही धमनिका है, एफरेंट आर्टेरियोल है। ये एफरेंट आर्टेरियोल इस बॉमन कैप्सूल के अंदर गया, और बॉमन कैप्सूल में अंदर जाने के बाद में इसने कैपिलरीज बनाई। ये कैपिलरीज का जो गुच्छा है, जो बंच है, ये कहलाएगा ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। और जब यहाँ से धमनिका बाहर निकलेगी, ठीक है ना, तो ये निकलेगी अपवाही धमनिका के रूप में। अब आप यहाँ देखें, इन दोनों आर्टेरियोल का जो डायमीटर है, जो इनका व्यास है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। अंदर प्रवेश करने वाली बॉमन कैप्सूल के अंदर प्रवेश करने वाली जो धमनिका है, इसका व्यास अधिक बड़ा है, और जो बाहर निकल रही है अपवाही धमनिका, इसका व्यास छोटा है। तो आप ऐसे मान के चलें कि एक बार में जितना ब्लड अंदर जाएगा उतना ब्लड इससे उतना बाहर नहीं निकल पाएगा। जितना रुधिर एक बार में अभिवाही धमनिका से अंदर प्रवेश करेगा उतना एक बार में अपवाही धमनिका से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो अंदर प्रवेश करने वाली जो धमनिका है वो अभिवाही धमनिका, बाहर निकलने वाली धमनिका को क्या कहेंगे, अपवाही धमनिका। अंदर है ये कैपिलरीज का गुच्छा है, इसको हम केशिका गुच्छ कहेंगे। तो आप ऐसे मान के चलें, जो केशिका गुच्छ और जो बॉमन कैप्सूल है, इन दोनों को संयुक्त रूप से मेलपीजियन बॉडी कहा जाता है। मार्सेलो मेलपिगी, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। मेलपिजी काय, बॉमन कैप्सूल, अच्छा, बॉमन कैप्सूल प्लस कैपिलरी का जो गुच्छा है, यानी कि ग्लोमेरुलस है, केशिका गुच्छ, इन दोनों को हम संयुक्त रूप से मेलपिगी काय कहते हैं,
ठीक है। अब यहाँ देखें आप, ये बॉमन कैप्सूल की वॉल है, ठीक है ना, ये दोहरी है, ठीक है ना। तो जो इसमें आउटर वॉल है, ठीक है ना, वो तो शल्की और चपटी कोशिकाओं की बनी है। जो आउटर वॉल है वो तो स्क्वामस एपिथेलियम है। और जो इंटरनल वॉल है ना, उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल वॉल में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। उन कोशिकाओं को पोडोसाइट्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्धों से केशिका गुच्छ लिपटा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर जो इंटरनल वॉल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, है ना, वो विशेष प्रकार की जो सेल्स पाई जाएंगी उनको पोडोसाइट्स कहा जाएगा। अब जो ग्लोमेरुलस है, जो केशिका गुच्छ है, इसकी वॉल में 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना। ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाएंगे वो परानिस्यंदन में या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में या निस्यंदन में यानी कि फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके एक छोटा सा भाग है ग्रीवा, ये जो चपटी कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद में स्रावी नलिका, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखें यहाँ पर कौन कौन से सिक्रेटरी डक्ट्स प्रेजेंट हैं। ये वाली जो सिक्रेटरी डक्ट है इसको हम बोलते हैं पीसीटी, यानी कि समीपस्थ कुंडित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद में नलिका सीधी हो जाएगी और एक यू शेप की नलिका बनाएगी। जो ये यू शेप की नलिका है, इसको एक साइंटिस्ट के नेम से हेनले लूप कहा जाता है। अब आप देखें हेनले लूप के अंदर दो ट्यूब्यूल्स हैं, एक ये वाली ट्यूब्यूल है और एक ये वाली ट्यूब्यूल है, ठीक। ये वाली जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, फिर इसके अंदर फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाली जो भुजा है इसको हम अवरोही भुजा कहेंगे, है ना, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। और ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये अवरोही भुजा है हेनले लूप की और ये आरोही भुजा है हेनले लूप की, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखें, जो हेनले लूप की ये आरोही और अवरोही भुजा है, इनमें एक सेगमेंट थिक है यानी एक सेगमेंट मोटा है और एक सेगमेंट इसमें पतला है। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले तो अपन इस पीसीटी की बात करते हैं, समीपस्थ कुंडित नलिका की बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी जो सेल्स हैं, जो इसकी दीवार के अंदर जो कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्म अंकुर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, ये जो नलिकाएं हैं ये अवशोषण का, श्रवण का काम करती हैं, ठीक है ना। तो इस के अनुकूलन के लिए इनकी जो वॉल है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब इस कार्य के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इस कार्य के लिए यानी मान लो कि ये किसी पदार्थ को अवशोषित कर रही हैं, ठीक है ना, या ये किसी पदार्थ को अपने में से बाहर निकाल रही हैं, उस कार्य के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसलिए इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये है ये पीसीटी है, इसको समीपस्थ कुंडित नलिका कहेंगे। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती हैं, ठीक है ना। यानी ये इसकी जो दीवार है वो घनाकार उपकला की बनी है और इस घनाकार उपकला में जो कोशिकाएं हैं वो माइक्रोविलाई रखती हैं, यानी उनकी सतह पर सूक्ष्म प्रवर्ध पाए जाते हैं। जैसे हमने म्यूकोसा के अंदर पढ़ा था इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, वहाँ पर सूक्ष्म अंकुर प्रेजेंट थे। इसी तरीके से पीसीटी की दीवार में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये हेनले लूप आ गया। हेनले लूप के अंदर देखो आप, एक तो थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट के अंदर भी वही क्यूबोइडल एपिथेलियम, वही घनाकार उपकला होगी, ठीक है ना। और जो इसका थिन सेगमेंट है यानी पतला वाला जो हिस्सा है, इस पर शल की उपकला पाई जाएगी। चपटी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो स्केल्स होते हैं मछलियों में जैसे शल्क होते हैं उसके समान लगती हैं, इसलिए इसको स्क्वामस एपिथेलियम कहा गया है, ठीक है ना। अब जो आरोही भुजा है ये वाली इसकी असेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप की। इस पर जो लाइन है वो स्क्वामस एपिथेलियम है, चपटी और शल की उपकला है, ठीक है ना। इसके बाद में आ गया डीसीटी के अंदर जो एपिथेलियम है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ठीक। इसके बाद में आगे आपके ये कलेक्टिंग डक्ट। आप ये देखें, एक कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका में एक से अधिक हेनले लूपों की डीसीटी आकर खुलती है। इसलिए देखिए आप, इसमें कई रास्ते बने हुए हैं। तो एक संग्राहक नलिका में एक से अधिक नेफ्रॉन्स की दूरस्थ कुंडित नलिकाएं आकर खुलती हैं, ठीक है ना। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें कॉल्यूमनर यानी कि
स्तंभाकार उपकला प्रेजेंट होगी। एक बार जब फिल्ट्रेट यानी जो यहाँ से छन के जो निस्यंद आएगा, जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा तो हम इसको इसके निचले वाले हिस्से में पहुँचने पर इसको यूरिन यानी कि मूत्र भी कह सकते हैं। जो संग्राहक नलिका है यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बेलिनाई की नलिका में खुलती है, ठीक है ना। अब एक बार आप फिर देख लीजिए, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये वाला जो हिस्सा है इसको मेलपिजन बॉडी कहा जाता है। मेलपिजन बॉडी में एक हिस्सा तो आ गया आपके ग्लोमेरुलस और एक आपके आ गया बोमन कैप्सूल। ये कप की जैसी जो स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल है, इसमें वॉल कितनी है, डबल वॉल है, दोहरी है ना। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है वो शल्की और चपटी कोशिकाओं की बनी हुई है और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो क्यूबॉइडल पोडोसाइट्स की बनी हुई है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं जिनमें प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्धों को पोडोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये इन प्रवर्ध युक्त कोशिकाओं को पोडोसाइट्स कहा जाता है, ठीक। फिर ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें सूक्ष्म व्यास के छिद्र होते हैं जो फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इनसे जो फिल्ट्रेशन होगा उसको परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में सिक्रेटरी डक्ट्स आ गई, स्रावी नलिकाएं। स्रावी नलिकाएं आपके पीसीटी है। फिर ये हेनले लूप है, हेनले लूप की दो भुजाएं होगी, अवरोही और आरोही। फिर ये दूरस्थ कुंडित नलिका होगी। इसके बाद में संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में एक से अधिक हेनले लूप्स की डीसीटी आकर खुलती है यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडित नलिकाएं आकर खुलती हैं। और जो डीसीटी है जो आपके संग्राहक नलिका है यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ये डक्ट ऑफ बेलेनाई में जाकर खुलती है, ठीक। ये स्ट्रक्चर तो हुई नेफ्रॉन की। अब इन पर्टिकुलर जो सीक्रेटरी डक्ट्स हैं या इनके जो पार्ट हैं नेफ्रॉन्स के, इनके क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।